आज का जो टॉपिक है वो है ब्रिटिश व्यवस्था में सम्राट और राजमुकुट। सम्राट क्या है और राजमुकुट क्या है। हमें देखना है कि सम्राट राजा है तो फिर राजमुकुट क्या है, अर्थात सम्राट राजा के द्वारा पहने जाने वाला क्राउन जो राजमुकुट होता है उसको राजमुकुट है। क्या वो क्राउन ही राजमुकुट कहलाता है या नहीं। देखिए, ब्रिटिश संवैधानिक विकास की परंपरा ऐतिहासिक रूप से हम देखें तो ऐतिहासिक रूप से प्रारंभ से लेके और राजतंत्र की स्थापना होती है, अर्थात निरंकुश राजतंत्र राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग किया जाता है और शासन व्यवस्था को राजा के माध्यम से संचालित की जाती है और राजा प्रमुख होता है। ऐसी राजतंत्र की व्यवस्था है न केवल ब्रिटेन बल्कि पूरी दुनिया में। जैसे फ्रांस में भी कहा जाता है, लुई 14वां हुआ, उसने कहा मैं ही राज्य हूँ। तो इस तरह शासन की सारी शक्ति एक राजा, निरंकुश राजा में सीमित रहती है। धीरे धीरे ब्रिटेन के ऐतिहासिक विकास कहें या उनकी गौरवशाली परंपरा कहें कि 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति होती है और गौरवपूर्ण क्रांति के द्वारा चार्ल्स द्वितीय द्वारा एक लोकतांत्रिक या संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की जाती है, यानी लोकतंत्र की स्थापना होती है और लोकतंत्र की स्थापना में संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना होती है। 1688 के बाद संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना हो जाती है। तो राजतंत्र और लोकतंत्र ब्रिटिश संविधान में दोनों के दोनों का मिश्रण है, राजतंत्र भी है और लोकतंत्र भी है। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ, सम्राट और राजमुकुट। सम्राट और राजमुकुट की जो अवधारणा है वो यहीं से उत्पन्न हुई है। शासन व्यवस्था को संचालित करने वाला व्यक्ति सम्राट राजा होता है, वो सम्राट है, अर्थात किसकी है वो परिलक्षित राजतंत्र की स्थापना करता है। राजतंत्र का रूप है, निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करता है। लेकिन धीरे धीरे हमने संवैधानिक विकास में पढ़ा है कि जब जॉर्ज राजे आने लगे और जॉर्ज राजाओं के द्वारा शासन व्यवस्था संचालित की जाती थी तो उनके द्वारा कैबिनेट की मीटिंग्स में भाग नहीं लेना, बार बार उन जो नियम बनाए जाते थे उनमें अपना इंटरफेरेंस खत्म कर दिया। ऐसी स्थिति में कैबिनेट पावरफुल हो गई और जॉर्ज राजाओं के बाद जॉर्ज तृतीय जब कैबिनेट की मीटिंग लेना शुरू किया तो ऐसी स्थिति में कैबिनेट ने उनको माना कि संसदीय शासन व्यवस्था में कैबिनेट के लिए गए निर्णय ही मान्य होते हैं और कैबिनेट एक प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट शक्तिशाली रूप में संस्था के रूप में विकसित हुई। तो जब ये विकास होता है तो देखा जाता है कि शासन की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करना और एक राज्य करता, तो सम्राट है वो राज करता है न कि राज करता है, राजा होता है। लेकिन राजमुकुट क्या है, यह शासन का रूप है, अर्थात यह शासन करता है। इसको सामान्य भाषा में हम अध्ययन करें तो सम्राट के नाम से प्रत्येक कार्य शासन व्यवस्था में संचालित किए जाते हैं, अर्थात सम्राट क्या है, नाम मात्र की शक्ति है। सम्राट क्या है, नाम मात्र की पावर है, नाम मात्र की पावर है। तो नाम मात्र की शक्ति के रूप में सम्राट को परिभाषित किया गया है। लेकिन धीरे धीरे लोकतांत्रिक और संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना होने से सम्राट की शक्ति कम होती है। निरंकुश राजतंत्र की जो स्थापना थी, निरंकुश राजा की जो शक्तियां थी वो धीरे धीरे कम होती जाती हैं और एक संस्था में उन शक्तियों का विकास होता है, अर्थात सम्राट की जो शक्तियां हैं वो किसमें समाहित हो जाती हैं, एक संस्था में समाहित हो जाती हैं, एक इंस्टीट्यूशन में समाहित हो जाती हैं। तो जो संस्था जो होती है उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है, क्राउन करता है, राजमुकुट करता है। तो राजमुकुट एक संस्था के रूप में विकसित होता है, अर्थात दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि साहब राजमुकुट फिर क्या है, राजमुकुट क्या राजा के द्वारा सिर पे ओढ़े जाने वाला क्राउन है। दिखाई देने के लिए राजमुकुट एक ओढ़े जाने वाला क्राउन, मस्तिष्क पे ओढ़े जाने वाला क्राउन है, लेकिन वास्तव में संस्था के रूप में क्या है, संस्था के रूप में इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, सम्राट स्वयं भी शामिल होता है, कैबिनेट इसमें शामिल होती है, कैबिनेट शामिल होती है, लोक सेवाएं शामिल होती हैं, लोक सेवाएं शामिल होती हैं, प्रशासनिक शक्तियां इसमें शामिल होती हैं। तो हम ये कहें कि एक प्रकार से संस्था के रूप में सम्राट, कैबिनेट, लोक सेवाएं सभी इसमें समाहित हैं। क्या अर्थ हुआ इसका, शासन की समस्त शक्तियों का प्रयोग
किसके द्वारा किया जाता है? राजमुकुट के द्वारा किया जाता है। देखने में सैद्धांतिक अर्थ में राजमुकुट राजा के द्वारा पहने जाने वाला कॉमन है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ यह है कि धीरे धीरे निरंकुश राजतंत्र की शक्तियों की कम होना और सारी की सारी शक्तियां एक संस्थागत रूप से संसदीय शासन व्यवस्था में जाने से वो एक संस्थागत जो रूप हो जाता है वो राजमुकुट कहलाता है। क्या कहलाता है? राजमुकुट कहला जाता है। तो राजमुकुट एक प्रकार से एक व्यक्ति न होके एक संस्थागत है और सम्राट जो है वो व्यक्ति है। ये पहली बात। दूसरी बात, सम्राट क्या है? व्यक्ति होता है, ये संस्था हो गई। ठीक है, सम्राट जो है अस्थाई है और जो राजमुकुट है वो स्थाई है। इसका अर्थ क्या हुआ? राजा मर सकता है, राजा मरता है, राजा की मृत्यु होती है, व्यक्ति की मृत्यु होती है। तो सम्राट हो मरता है, राजा जो मृत होता है। लेकिन क्या राजमुकुट मरता है? नहीं, राजा बदलने से राजमुकुट नहीं बदलता, अर्थात संस्था का अंतर नहीं आता, संस्था की शक्तियां कम नहीं होती। संस्था का शासन का जो कार्य रूप है, शासन को संचालित करने की पावर है, वो किसमें निहित है? संस्था में निहित है। संस्था में कौन लोग हैं? जिसमें सभी लोग, कैबिनेट, लोक सेवक, सम्राट स्वयं सभी शामिल हैं। तो एक संस्थागत रूप है, ये कभी नहीं मरता है। इसलिए कहा जाता है कि राजा मर सकता है लेकिन राजमुकुट है वो कभी नहीं मरता है। इसका यही अर्थ हुआ क्यों नहीं मरता है? क्योंकि शक्तियों का वास्तविक प्रयोग एक संस्था के माध्यम से किया जाता है और वो संस्था एक व्यक्ति विशेष के मृत्यु होने के कारण, एक व्यक्ति के मरने के कारण संस्था नहीं मरती है। इसलिए राजमुकुट हमेशा बना रहता है। ये एक सिंबॉलिक है, ये सिंबॉलिक रूप से राजमुकुट है वो क्राउन को कहा जाता है, लेकिन वास्तविक रूप में शासन की शक्तियों का प्रयोग जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के माध्यम से, एक संसदीय शासन व्यवस्था के माध्यम से, प्रधानमंत्री, कैबिनेट और लोक सेवकों के माध्यम से कार्यपालिका के द्वारा संपादित किया जाता है, वह राजमुकुट है। ऐसी स्थिति में राजमुकुट कभी मरता नहीं है। वास्तविक शासन की शक्तियां जो होती हैं वो किसमें होती हैं? वास्तविक शासन की शक्तियां राजमुकुट में होती हैं, सम्राट में नहीं। सम्राट है वो नाम मात्र का अधिकारी होता है, नाम मात्र का होता है, क्योंकि सारे के सारे जितने भी नियम, कानून और जो कार्य किए जाते हैं वो सम्राट के नाम से किए जाते हैं। अब दूसरा बिंदु आता है कि सम्राट का उत्तराधिकार का क्या है। देखिए, ये राजपद का लोकतांत्रिकरण कहेंगे हम, दूसरे शब्दों में कहें तो यह है राजपद का लोकतांत्रिकरण। लोकतांत्रिकरण, इसका क्या अर्थ हुआ? इससे क्या समझते हैं आप? राजपद का लोकतांत्रिकरण का अर्थ है कि राजा के द्वारा, जैसे फ्रांस है, फ्रांस में भी राजा था और शासन है निरंकुश था, और रूस में भी राजा था, तो राजाओं के द्वारा अपने शासन व्यवस्था की जाती थी। लेकिन अन्य देशों में राजाओं के द्वारा जब उनको अपदस्थ करके अन्य शासन व्यवस्था स्थापित की गई, जैसे फ्रांस में गणतंत्रीय शासन व्यवस्था स्थापित किया गया, तो ऐसी स्थिति में युद्ध हुआ और क्रांतियां हुई। क्रांतियों के माध्यम से राजा को अपदस्थ कर दूसरी शासन व्यवस्था अपनाई गई। लेकिन ब्रिटेन के अंतर्गत जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई उसमें एक प्रकार से राजा का जो राजपद है उसमें सभी का लोकतांत्रिकरण, अर्थात सभी की भावनाओं का सम्मान किया गया, स्वयं राजा ने भी स्वयं और दूसरों ने भी। तो ये कहें कि राजपद का लोकतांत्रिकरण कहाँ होता है? उत्तराधिकार के नियम में। उत्तराधिकार के नियम में कैसे होता है? देखिए, राजा कब दो तीन बार जैसे ऐसा आया है समय कि ऐसे समय पे उसका कोई भी सम्राट का ज्येष्ठ जो पुत्र होता है वो उस राजा का उत्तराधिकारी होता है। सम्राट का, राजा का ज्येष्ठ पुत्र होता है, उत्तराधिकारी होता है। लेकिन समस्या आई कि चार्ल्स द्वितीय के शासनकाल में, जब चार्ल्स द्वितीय को बनाया गया, उस समय के शासनकाल में उनके कोई पुत्र नहीं था। उनके समय में किसी तरह की उनकी जो गद्दी थी उस पर कोई किसको बिठाएं? तो ऐसी स्थिति में संसद के द्वारा अधिनियम पारित करके विलियम और मैरी को राजा बनाया गया। अर्थात उत्तराधिकार के संबंध में
ऐसा नियम जब कभी राजा के ज्येष्ठ संतान नहीं होने की स्थिति में संसद के द्वारा बनाए गए अधिनियम के माध्यम से उत्तराधिकारी के रूप में राजा की नियुक्ति की जाती है। चाहे एन के समय हो, चाहे चार्ल्स द्वितीय के समय विलियम व मैरी को बनाया गया हो, ये सभी के सभी उत्तराधिकार के नियम से संचालित होते हैं। बाद में जाके उत्तराधिकार का जो नियम है वो 1702 में उत्तराधिकार के नियम बनाए गए हैं और जो सम्राट जो राजा होता है उसकी जो तनख्वाह होती है वो 1,40,000 पाउंड, 1,40,00,000 पाउंड जो है उसको मिलता है। तो उनके वेतन भत्ते अनुदान सब मिलता है। वेतन भत्ते अनुदान है वो सिंचित निधि से दिए जाते हैं और सिंचित निधि से दिए जाने के कारण जो वेतन भत्तों की जो सूची बनती है उसे सिविल सूची कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिविल सूची कहा जाता है। तो ये सामान्य अर्थ है। हमें समझने की बात इसमें यह है कि राजमुकुट और सम्राट में अंतर होता है। राजमुकुट है वो एक संस्थागत रूप है, राजा सम्राट जो है वो एक व्यक्तिगत रूप है। व्यक्तिगत रूप है, साथ ही ब्रिटिश संवैधानिक विकास के साथ साथ निरंकुश राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ बढ़ता है, क्रियाशील रूप है और उसी के माध्यम से शासन व्यवस्था संचालित की जाती है। यही सम्राट और राजमुकुट में अंतर है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से राजमुकुट का क्या औचित्य है, सम्राट का क्या औचित्य है। थैंक यू।